Student, I am your science teacher Manisha Verma. You all are welcome in my online classes. Now the chapter is 13. Chapter name is Sound and class is 8th. Today we will discuss some more topics in this chapter. In the second part of the sound, we learnt how we hear the sound through our ear, and so today we will discuss about the amplitude, time period and frequency of a vibration. आपने ये देखा होगा या आपको ये पता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वाइब्रेशन. जब कोई चीज़ आगे पीछे मूव करती है तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं. इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. ऑसिलेटरी मोशन आगे पीछे ऐसे होता है, लेकिन जब ये ऑसिलेटरी मोशन बहुत तेज़ी से आगे पीछे होता है तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. इस प्रकार से हम और भी इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. यानी कि एक सेकेंड में ऑसिलेशन की जो संख्या होती है, मान लीजिए एक सेकेंड में आप 5 बार झूला झूलते हैं तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में आप 10 बार झूला झूलते हैं तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी. और इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है. अगर आपने एक सेकेंड में 5 बार झूला झूला है तो फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज़. ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़ इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. इन इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 होगी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और इसी तरह से हम लोग अब आगे जानेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू. अब देखिए बच्चों, आप अपने मान लीजिए आपके कई फ्रेंड्स हैं तो आप अपने अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें और आपके फ्रेंड्स बोलें तो आप जान जाएंगे कि आपका कौन सा फ्रेंड बोल रहा है. तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो हमें बताते हैं कि क्या किसकी साउंड कैसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है. तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी साउंड की. तो वह आप जान गए होंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. चलिए अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट लाउडनेस एंड पिच. एक मेटेलिक टम्बलर ले लीजिए और एक टेबल स्पून. आप टेबल स्पून को आप यहाँ पर, ये टेबल स्पून है, ये रिम है. रिम ये जो बाहरी बिल्कुल किनारा होता है उसको रिम कहते हैं. उस पर आप उसको आराम से ऐसे स्ट्राइक करिए तो क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगी. नाउ बैंग द साउंड ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. बार बार ये आप करके देख सकते हैं. अगर आप जितना तेज उस पर स्ट्रक करेंगे उतनी तेज आपको साउंड भी सुनाई देगी. अब आप क्या करेंगे, थर्माकोल, आई वॉन्ट टू शो यू फिगर अगेन. नाउ यू कैन सी. अब आप थर्माकोल लगा लीजिए. लास्ट में कोई आप तार ले लीजिए, उस पर आप लगा लीजिए. तो क्या होगा, फिर आप रिम पे टच करिए. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइक इट. हाउ फार. अब हम जो है तो आप जब उस पर बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तो कितनी दूर जाएगी. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड. यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई धागा है, उस पर आपने ये कोई बॉल लटका दिया तो बिल्कुल मीन पोजीशन से, बिल्कुल बीच वाले भाग से कितनी दूर तक डिस्प्लेस होती है. तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्टेंस टेकिंग बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा.
तो इसमें अब कह रहे हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कि लाउडनेस मान लीजिए 2 है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो स्क्वायर किसका स्क्वायर? एम्पलीट्यूड का। मान लीजिए 2 है तो इसका स्क्वायर कितना हुआ? 4 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड? 4। 3 है तो 9, 4 है तो 16। तो ये समझ में हमें लगता है आपको आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बड़ा होता जाएगा, दुगना होता जाएगा, लाउडनेस भी बढ़ती चली जाएगी। 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा। तो लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ये डेसिबल से नापी जाती है। अब इस तरीके से देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में जब आवाज़ होगी तो 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्पर मतलब धीरे धीरे आप कान में बात करेंगे 30, नॉर्मल आपस में जब बात करते हैं 60, बिजी ट्रैफिक होगा 70, फैक्ट्री में होगा तो 80। तो 80 डेसिबल के ऊपर साउंड क्या हो जाती है? नॉइज़ हो जाती है। ये बहुत ही तकलीफ़देह होती है, पेनफुल होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का लार्ज तो साउंड भी तेज होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी फीबल यानी हल्की होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब साउंड आप बेबी की देखिए, एक एडल्ट की देखिए, तो डिफरेंस होता है, 2 साउंड में डिफरेंस होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड की श्रिलनेस या पिच को डिटरमाइन करती है, निश्चित करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर है तो साउंड श्रिल होगी एंड हैज़ ए हायर पिच। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर है तो साउंड क्या होगी? लोअर पिच की होगी। ड्रम देखिए, आप इससे मोटी और पतली आवाज़ से संबंधित है। ये आप जान लीजिए कि छोटे बच्चों की और लेडीज़ की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जो जेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रम बजाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है तो मोटी आवाज़ निकलेगी। व्हिसिल बजाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? हाई है तो आवाज़ महीन निकलेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको जाना कि व्हिसिल हैज़ हाई फ्रिक्वेंसी एंड सो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। इसी प्रकार से बर्ड मेक ए हाई पिच्ड साउंड वेयर एज ए लॉयन मेक्स अ लो पिच्ड रोर। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, तो आप उसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। आप ये जान भी सकते हैं किस में फ्रिक्वेंसी कम है और किस में ज़्यादा है। द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल यानी सुनने योग्य, इनऑडिबल यानी ना सुनने योग्य। वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से क्या हम उन सभी चीज़ों की साउंड को सुन सकते हैं जो वाइब्रेट करते हैं? द फैक्ट इज़ दैट साउंड इफ फ्रिक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेट्स पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। अगर वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड है यानी 20 हर्ट्ज़ है तो हमारे ईयर इसको नहीं सुन पाएंगे। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, क्योंकि हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमारे कान की इतनी क्षमता नहीं है। ऑन द अदर हैंड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी 20 किलो हर्ट्ज़ आर आल्सो नॉट ऑडिबल द ह्यूमन ईयर।
Thus for human ear the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 हर्ट्ज़। ना तो हम 20 से कम सुन सकते हैं और ना ही क्षमता नहीं है, और हम 20,000 के ऊपर हमारे कानों की क्षमता नहीं है कि हम सुन सकें, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कानों की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में है। तो आइए अब इसमें देखते हैं। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन, कुछ एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा सुन सकते हैं। देख रहे हैं आप, 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा। और डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, डॉग में ये एबिलिटी होती है। द पुलिस यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी व्हिसल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट, और जो पुलिस होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की व्हिसल्स यूज़ करते हैं, जिसे डॉग तो सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन के बर्दाश्त के बाहर होता है। देखिए डॉग्स में इतनी क्षमता होती है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर, हम लोग जानते हैं अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के बारे में। ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है और बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रैक करते हैं, और ये 20,000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें यह है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। हम लोगों ने बहुत तरह के साउंड सुने हैं, और क्या हर साउंड अच्छा लगता है, हमें प्लीजेंट होता है? कभी कभी कोई भी साउंड हमें डिस्कम्फर्ट कर देता है, हमें बेचैन कर देता है। कुछ साउंड तो प्लीजेंट होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। बसेस के हॉर्न्स हैं, ट्रक्स के हॉर्न्स हैं, तो ये सारी अनप्लीजेंट साउंड, जो अनप्लीजेंट या अनडिज़ायरेबल साउंड्स होती हैं, जिनको हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। इन ए क्लासरूम वी फॉल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर, बहुत ज़्यादा अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स तो उसको क्या कहते हैं? शोर हो रहा है। तो ये इस प्रकार की साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। और वहीं पर अगर आप म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी म्यूज़िक चल रही है, तो म्यूज़िकल साउंड जो कि प्लीजिंग होती है। हारमोनियम चल रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, सितार बज रहा है। लेकिन अगर ये म्यूज़िकल साउंड बहुत तेज़ हो, है ना, तो ये क्या अच्छा लगेगा? मेलोडियस रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नॉइज़ बन जाएगा। तो जो कंफर्ट ना हो साउंड, वही नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। आप लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में जाना होगा, जानते हैं आप, एयर के द्वारा जो पोल्यूशन हो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो अनवांटेड गैसेज और पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड अगर हो हमारे इन्वायरमेंट में, वही नॉइज़ पोल्यूशन है। तो आप क्या ऐसी चीज़ों को जानते हैं? बिल्कुल आपको पता है कि नॉइज़ पोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं, कि साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, सड़कों पे चलने वाले वाहन, एक्सप्लोजन्स, विस्फोटक चीज़ें जैसे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखों का जलना, मशीन की आवाज़ें, लाउड स्पीकर की आवाज़ें, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो बहुत ऊंचे वॉल्यूम पर बजाए जाएं, किचन में अप्लायंसेज जैसे मिक्सी वगैरह है, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें हैं जो साउंड पोल्यूशन को फॉर्म करती हैं। क्या हार्म्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, क्या नुकसान हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे चारों तरफ नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं पड़ेगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा या हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एनॉक्सिटी यानी बेचैनी हो जाएगी, बहुत सारी हेल्थ वाली प्रॉब्लम हो जाती हैं, सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है ना बच्चों, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा साउंड में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको परमानेंटली इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग या पार्शली रूप से हो जाती है। तो बच्चों क्या मेजर हैं, क्या इसके जो है तरीके हैं कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकें? तो बच्चों इसमें नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइज़ के सोर्सेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी जड़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साइलेंसिंग डिवाइस हम अपने क्राफ्ट इंजन्स में लगा सकते हैं,
ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स में लगा सकते हैं, होम अप्लायंसेस में लगा सकते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम रेजिडेंशियल एरिया में। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो रेजिडेंशियल यानी जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से दूर बनानी चाहिए। नॉइज़ पोल्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑटोमोबाइल में जो हॉर्न होते हैं उनका कम से कम यूज़ करें। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम लो वॉल्यूम पर बजाएं। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड बिल्डिंग्स के पास, रोड में हम प्लांट्स लगाएं, है ना। इस तरीके से बिल्डिंग के पास हम उनको काटने न दें, पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को काटने न दें। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लांट्स आर द गुड साउंड एब्जॉर्बर। ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट्स आर द गुड साउंड एब्जॉर्बर। इस तरीके से हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन के जो खतरनाक प्रभाव हैं उनसे हम बच सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको जो भी ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो टेक केयर एंड थैंक यू।